Okay, good morning everybody. Today we are going to start with financial decisions, risk and leverage. Now what do you mean by leverage? Leverage is the measurement of risk. Higher the leverage, higher the risk. Lower the leverage, lower the risk. So leverage is nothing but the measurement of risk, you can say. Okay. एज ए फिनेंस मैनेजर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वी नीड टू फोकस ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो आप? तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर की वैल्यू, मतलब आपको मार्केट प्राइस पे इंक्रीज करना है, शेयर होल्डर को जो अर्निंग मिल रहा है उस पे इंक्रीज करना है. बट जब भी आप यू कैन से मार्केट वैल्यू पे फोकस करते हो, ओके, तो वहां पे इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट वैल्यू चेंज होती है. अगर आप शेयर मार्केट में देखोगे तो क्या होता है कि अगर इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है, ओके, और उसको लग रहा है कि नहीं ये कंपनी जो है वो आउट परफॉर्म करेगी, तो उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वेल्थ में इंक्रीज हो जाएगी. बिकॉज वहां पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर कंपनी में आप इन्वेस्ट इजीली कर सकते हो और रिस्क इतना ज्यादा नहीं है, या फिर रिस्क बेरेबल. ओके, तो इसीलिए हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर इज डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क ऑफ द कंपनी. ओके, कंपनी के रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है. इसका मतलब ये हुआ आपको मैक्सिमाइज तो करनी है वैल्यू, बट साथ में आपको रिस्क को भी मैनेज करना है, क्योंकि जितना रिस्क हायर है नो डाउट प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, बट लॉस भी ज्यादा हो सकता है. ओके, तो वहां पे आपको क्या करना है? वेल्थ तो मैक्सिमाइज करनी ही करनी है, बट साथ ही में आपको अपना रिस्क मैनेज करना है. ओके, तो ये रिस्क मैनेज कैसे करेंगे? हाउ? और रिस्क पहले तो कितने तरह के होते हैं? सी टू इट. रिस्क दो तरह के होते हैं. ओके, अगर हम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑडिट रिस्क. एक ऑडिट में भी चैप्टर आएगा ऑडिट रिस्क. ओके, वो डिफरेंट है, वहां पे हम ऑडिट पर्सपेक्टिव से लर्न करेंगे. यहां पे हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लर्न कर रहे हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से लर्न कर रहे हैं. तो यहां पे जो हम रिस्क की बात कर रहे हैं वो डिफरेंट है. ओके, तो अगर आप यहां पे देखोगे रिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू. एक होगा बिजनेस रिस्क और इसको हम ऑपरेटिंग रिस्क भी बोल सकते हैं. ऑपरेटिंग रिस्क और बिजनेस रिस्क. एंड दूसरा रिस्क है फाइनेंस रिस्क. अगर ये दोनों को हम कंबाइन करें तो ये बनता है कंबाइंड रिस्क. ओके, दोनों को अगर आप मिला दो तो आपका क्या बन जाता है? ओवरऑल रिस्क या कंबाइंड रिस्क ऑफ एनी बिजनेस. ओके, अगर मैं बिजनेस रिस्क करूं, देखिए यहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमें इजीली पता है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, इट विल गिव यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट. रेशियो में हमने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या उसको हम बोल सकते हैं EBIT. उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे EBT, टैक्स माइनस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर माइनस इक्विटी डिविडेंड, या फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे आपको EPS मिल जाएगा. तो ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे, और हमने कॉस्टिंग में ये भी देखा कि वेरिएबल कॉस्ट इज वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, विद द लेवल ऑफ सेल्स. तो अगर मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो आपका 60% है, सेल्स 100 होगा तो वेरिएबल कॉस्ट 60, सेल्स 200 होगा तो वेरिएबल कॉस्ट 120, सेल्स 300 होगा तो वेरिएबल कॉस्ट 180, मतलब इन प्रोपोर्शन. जबकि फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स है. एक बात समझ लो, यहां पे अगर मान लीजिए मैंने कुछ सेल ही नहीं किया, मैंने कुछ प्रोडक्शन ही नहीं किया, तो नो वेरिएबल कॉस्ट. क्यों? अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा ही नहीं तो मटेरियल कहां से आएंगे? लेबर की जरूरत पड़ेगी नहीं.
एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस? नो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा तो आई नीड नॉट टू इनकर एनी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जीरो आउटपुट पे जीरो वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट जितना ज्यादा उतनी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा। बट फिक्स कॉस्ट में ऐसा नहीं है। आप बोलोगे हमने प्रोडक्शन ही नहीं किया, तो फैक्ट्री वाले बोलेंगे हमें तो रेंट देना पड़ेगा आपको। आपने प्रोडक्शन किया नहीं किया, सिंगल शिप में किया, डबल शिप में किया, जितना भी करोगे हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि कितना आउटपुट कर रहे हो। आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो आपको इनकर करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब अगर कोई भी बिजनेस में देख लो ना, रिस्क होता है तो वो बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट होता है। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में तो क्या होगा, जैसे ही आप सेल्स इंक्रीज कर दोगे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनेट है, तो दैट वेरीज। उसकी वजह से इतना रिस्क नहीं होता जितना फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। ओके, कॉस्टिंग में एक चैप्टर आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फाइंड करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। नाम सुना है कभी? बीपी। वैसे भी हम प्रैक्टिकली भी बोलते हैं हमारा बीपी नहीं हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं हुआ। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, मतलब ऐसा लेवल जहां पे आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस होने वाला नहीं है, जीरो। तो उसकी फॉर्मूला क्या है पता है आपको? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर आपको यूनिट टर्म्स में चाहिए तो, या फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, अगर आपको अमाउंट टर्म्स में चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पीवी रेशियो? पीवी रेशियो इज नथिंग बट द कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, दैट इज व्हाट पीवीआर। इतना समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, मुझे उतने यूनिट्स तो सेल करने ही करने हैं। अब यहां पे रिस्क में बीपी कहां से बीच में आ गया? कनेक्टेड है, दैट्स कनेक्टेड। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा लेवल जिस लेवल पे आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका सेल्स है 1 लाख। कितना है सेल्स? 1 लाख। और मान लीजिए आपका वेरिएबल कॉस्ट है 70%, मतलब आपका पीवीआर कितना हो जाएगा? 30%। पीवीआर मतलब कंट्रीब्यूशन बाय, ये 70 है तो ये 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 100 है तो मान लीजिए ये 70,000 है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 30। और सपोज फिक्स कॉस्ट आपकी है 5,000 तो आपकी ईबीआईटी कितनी हो जाएगी? 25। तो अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं, मुझे ये क्या मिला? पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आगे कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में देखेंगे उसको कैसे करना है, बट फिलहाल के लिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो याद रख लो। प्रॉफिट वॉल्यूम मतलब क्या? अभी हमने फिक्स कॉस्ट को कवर अप नहीं किया, सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं कि सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, वो है पीवीआर। कंट्रीब्यूशन बाय मतलब अगर आपका वेरिएबल 70% है तो ऑब्वियसली पीवीआर कितना हो जाएगा? 30%। मतलब सेल्स के दो बाइफरकेशन है, वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन। ओके, वेरिएबल रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी यहां पे आप देखोगे कि यही फॉर्मूला से अगर हम फाइंड करें तो फिक्स कॉस्ट कितना है आपका? 5,000। पीवीआर कितना है आपका? 30%। डिवाइड करो इन टर्म्स ऑफ रुपीस, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ये मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे क्यों आ रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा, रिस्क पे हम बाद में आते हैं, पहले आप कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओ, बाकी हम फॉर्मूला से जाएंगे। इट इज वेरी इजी, बट बिफोर वी गो अहेड विद द फॉर्मूला, obviously you need to understand the concept over here. Okay, 6,000 फिक्स कॉस्ट हुआ तो क्या होगा?
ओके चलो फिक्स कॉस्ट को 6000 कर दो। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा 24। हाँ तो आपका रुपी टर्म में ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ रहा है 20,000। इसका मतलब क्या हुआ पता है, अगर आप सेल्स 20,000 करोगे ना, सेल्स 20,000 करोगे ना, तो आपका प्रॉफिट 0 हो जाएगा। 0 ये प्रॉफिट मतलब किसकी बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, दे आर टॉकिंग अबाउट ईबीआईटी, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 हो जाएगा। चेक करते हैं यहां पे सेल्स ले लो 20,000, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 14, तो ये कितना होगा 6 -6, ये तो हो गया, सच में 0 हो गया, ऑब्वियसली होगा, ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा 0। इतना समझ में आया आपको पहले, इसमें कोई डाउट? ओके इसका मतलब ये हुआ कि ये फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा उतना आपका ब्रेक इवन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अभी आपका बीपी क्या आ रहा है 20, बीपी अभी आपका क्या आ रहा है 20,000। अभी मान लीजिए सेल्स हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया 12,000, फिक्स कॉस्ट हो गया 12,000, पीवीआर तो सेम ही रहेगा ना, 12,000 बाई 30%। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ता जाएगा। मतलब ब्रेक इवन मतलब क्या कि अगर आपको प्रॉफिट 0 चाहिए ना, मतलब आपको अपनी कॉस्ट रिकवर करनी है ना, तो उसके लिए टोटल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए आपको मिनिमम उतना सेल्स तो करना ही पड़ेगा। जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट उतना आपको ज्यादा सेल करना पड़ेगा। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट में कुछ ना कुछ तो रिस्क है कि नहीं है? मतलब आपका बिजनेस का ऑपरेशन है वो ज्यादातर फिक्स कॉस्ट के रिस्क के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप काफी सारी कंपनी में देखोगे फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो आपको उतना सेल्स करना पड़ेगा टू रिकवर योर, क्योंकि लॉजिकली समझो वेरिएबल कॉस्ट तो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट 70% है। इसका मतलब मैं करोड़ सेल करूंगा तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट जो है उसकी रिकवर हो जाएगी। मैं 2 करोड़ का सेल करूंगा तो उसके बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो ही जाएगा, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो। समझ में आ रहा है? बट फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए जितनी फिक्स कॉस्ट ज्यादा उतना मेरा ब्रेक इवन ज्यादा, उतना मेरा बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिजनेस रिस्क है ना, रिस्क मतलब क्या समझो, ऑपरेटिंग रिस्क मतलब क्या कि यू विल नॉट बी एबल टू कवर योर, अभी ऑपरेटिंग रिस्क मतलब क्या, बिजनेस ऑपरेशन में रिस्क होगा, मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 से कम होगा। अभी 0 से कम कब होगा? व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस रिस्क, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेटिंग रिस्क, मतलब क्या कि अगर यहां पे ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क की फॉर्मूला भी देखोगे, इट रिफर टू रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म्स ऑपरेशन। और ऑपरेशन में रिस्क क्या हो सकता है? योर सेल्स इज नॉट इनफ टू कवर योर टोटल कॉस्ट। ओके, इट इज अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम। मतलब अगर आपका ईबीआईटी 0 और लेस है, मतलब आपके बिजनेस में रिस्क है। इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, आप अपना फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाते। इंटरेस्ट का रिस्क तो फिनांस का रिस्क है, समझो। इंटरेस्ट रिस्क क्यों फिनांस रिस्क है? क्योंकि आपने लोन लिया है और आपका फिनेंशियल एक्सपेंस हो रहा है, तो विल यू बी एबल टू कवर योर इंटरेस्ट, वो तो बात की बात है। पहले तो आप अपना बिजनेस संभाल सकते हो कि नहीं है, पहले तो आप अपना ऑपरेटिंग रिस्क हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो हाउ वेल कैन ऑपरेटिंग इनकम बी प्रेडिक्टेड, मतलब आपकी ऑपरेटिंग इनकम क्या है। अगर यहां पे ऑपरेटिंग इनकम नेगेटिव है, इंटरेस्ट छोड़ो, डिविडेंड छोड़ो, आप अपना फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाए, तो आप बिजनेस का चलाओगे क्या? नो, चलो इनिशियली हो सकता है कि आपका बिजनेस रिस्क ज्यादा हो, बट ग्रेजुअली इट शुड कम टू लो लेवल। तो यहां पे हम क्या मेजर कर रहे हैं? एक बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क किसके साथ कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विद द फिक्स्ड कॉस्ट। ये रिस्क किसके साथ कनेक्टेड है?
connected with fixed cost. मतलब ये रिस्क किसके रिलेटेड है? रिस्क associated with operating profit और EBIT. ओके, अगर हम ये रिस्क की बात कर रहे हैं कि बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादातर बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट होता है. हायर द फिक्स कॉस्ट, हायर विल बी योर बिजनेस या ऑपरेटिंग रिस्क. तो इस रिस्क को मेजर करने के लिए हमने एक लिवरेज आइडेंटिफाई किया जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज. क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग लिवरेज. समझ में आ रहा है? अभी मैंने क्या बोला आपको? बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क किसके साथ कनेक्टेड है? फिक्स कॉस्ट के साथ. मतलब फिक्स कॉस्ट ज्यादा या कम, उसके बेसिस पे आपका रिस्क ज्यादा कम हो सकता है. ओके, टेल मी वन थिंग, फिक्स कॉस्ट प्लस या माइनस हो तो किस पे इंपैक्ट आएगी? फिक्स कॉस्ट अप या डाउन होगा तो इसकी इंपैक्ट किस पे आएगी? ईबीआईटी पे. और फिक्स कॉस्ट माइनस किस में से करोगे आप? कंट्रीब्यूशन में से. तो दैट्स इट, आपकी फॉर्मूला बन गई ऑपरेटिंग कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. दैट्स इट, ये बन गया आपकी फॉर्मूला. क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. ये टाइम्स में आएगा. हायर द लिवरेज, हायर द ऑपरेटिंग रिस्क. रादर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं. हायर द फिक्स कॉस्ट, हायर द ऑपरेटिंग रिस्क, हायर द लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज. इसको हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे? इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज. इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज? एक बात बताओ, ये जो ऑपरेटिंग रिस्क या ऑपरेटिंग लिवरेज है वो किसके साथ कनेक्टेड है? फिक्स्ड कॉस्ट के साथ. ओके, बाय द वे इसमें अप एंड डाउन होगा तो किस में इफेक्ट आने वाली है? ईबीआईटी. इसका मतलब ये हुआ, हमने अभी यहां पे कैलकुलेट किया कि अगर मेरा फिक्स कॉस्ट 6000 है तो मुझे मिनिमम सेल्स कितना अर्न करना पड़ेगा? बोले 20. अगर मेरा फिक्स कॉस्ट यहां पे 12000 हो जाएगा, समझो, अगर मेरा फिक्स कॉस्ट यहां पे 12000 हो जाएगा, आई नीड टू डबल माई सेल्स. क्यों? क्योंकि मुझे ईबीआईटी पे इंपैक्ट चाहिए. इसका मतलब यहां पे हो क्या रहा है? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव, मतलब बिकॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, आई नीड टू एडजस्ट माई सेल्स टू रीच एट टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ ईबीआईटी. क्या बोला मैंने? फिक्स कॉस्ट में अगर मैं कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो आई नीड टू मैनेज माई सेल्स टू रीच एट माई डिजायर्ड लेवल ऑफ ईबीआईटी. इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या सिग्निफाई करता है कि मैं सेल्स में कितना चेंज करूंगा तो मेरे ईबीआईटी में कितना चेंज होगा. वेरिएबल कॉस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सीधा सीधा कनेक्टेड है सेल्स के साथ. सेल्स अप, वेरिएबल कॉस्ट अप, सेल्स डाउन, वेरिएबल कॉस्ट डाउन. इसका मतलब बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट इंपैक्ट कहां पे आएगी? ईबीआईटी पे. तो यहां पे एक और फॉर्मूला बनेगी जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. Percentage change in EBIT as compared to percentage change in sales. That is my DOL, degree of operating leverage. या यहां पे जो लीवरेज मिलेगा इस फॉर्मूला से या इस फॉर्मूला से दोनों सेम ही रहेंगे.
बट दोनों का यूज अलग अलग जगह पे हम कर सकते हैं। कैसे? विल सी टू इट प्रैक्टिकली। बट ये फॉर्मूला का लॉजिक समझ में आया पहले आपको? लॉजिक समझ में आया कि ये क्या है? ओके, बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क इज कनेक्टेड विद द, यू कैन से, फिक्स्ड कॉस्ट। जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट उतना ज्यादा ब्रेक इवन, उतना ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क, उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज, और उतनी ज्यादा इंपैक्ट आएगी फॉर अ चेंज ऑफ सेल्स टू चेंज ऑफ EBIT। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कंटिन्यूइंग विद द रिस्क। बिजनेस में एक दूसरा रिस्क भी है। चलो, फिक्स एसेट की तो इंपैक्ट हमने जान ली, अभी इसका मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि क्या ये फॉर्मूला को हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे रिस्क में इंक्रीज डिक्रीज होगा। ओके, यहां पे अगर आप देखोगे एक दूसरा रिस्क है जिसको हम बोलते हैं फिनांस रिस्क। ये फिनांस रिस्क किसके साथ कनेक्टेड है? इट रिफर्स टू एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन शेयरहोल्डर्स वेल्थ बिकॉज ऑफ यूज ऑफ डेट। जितना ज्यादा लीवर्ड फॉर्म में ये होगा, अगर आप सिर्फ ओनली इक्विटी हो तो आपके लिए ये फिनांस रिस्क नहीं होगा, क्योंकि आप लोन पे डिपेंड नहीं करते। मतलब आप अगर लोन पे डिपेंड नहीं करते हैं, यू आर ओनली इक्विटी कंपनी, यू आर ओनली इक्विटी कंपनी, यू आर अनलीवर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई फिनांस कॉस्ट है ही नहीं। मतलब आपका EBIT या EBT सेम ही है, क्योंकि इंटरेस्ट या फिनांस कॉस्ट है ही नहीं। समझ में आ रहा है? बट जब आप लीवर्ड फॉर्म हो तो आप अपने इक्विटी के साथ डेट को भी मिक्स करते हो, और ये हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में देखा कि डेट इक्विटी मिक्स करना काफी फायदेमंद भी हो सकता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करके EPS आप बढ़ा सकते हो, और इसीलिए आप क्या करते हो, डेट कंपोनेंट को भी मिक्स करते हो। बट यहां पे एक बात समझ लो, अगर मैं सिर्फ ओनली इक्विटी हूं तो मेरा सिर्फ एक ही रिस्क रहेगा, बिजनेस रिस्क। क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो हमने ये भी देखा था कि इक्विटी की भी कॉस्ट होती है, प्रेफरेंस की भी कॉस्ट होती है, डिबेंचर की भी कॉस्ट होती है, तो यहां पे सभी की कॉस्ट होती है। तो वाई वी कैन नॉट कंसीडर डिविडेंड इज ऑल्सो अ रिस्क। चलो, इंटरेस्ट नहीं है ना, पर डिविडेंड तो देना पड़ेगा ना। बोले देना नहीं पड़ेगा, देना है तो देंगे, कंपल्सन नहीं है। क्योंकि अगर मैं लोन ले रहा हूं, इंटरेस्ट मुझे कंपल्सरी देना पड़ेगा। मेरा EBIT पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, लॉस में है, फिर भी देना पड़ेगा। ओके, तो रिस्क रहता है फिनांस रिस्क। इंटरेस्ट आपको कंपल्सरी पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो। आपको फिनांस चार्जेस, इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी ही पड़ेगी। जबकि अगर प्रॉफिट नहीं हो, आप बोलोगे डिविडेंड अभी नहीं देंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो उसका तो रिस्क ही नहीं है। और इसीलिए याद करो, कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने किए थे। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे टू डिसाइड अबाउट द मिक्सचर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? कॉस्ट, डिबेंचर इक्विटी में किसकी कितनी कॉस्ट है। तो ज्यादातर डिबेंचर जो है वो लेस कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल, जबकि डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं है। कंट्रोल, डिबेंचर इश्यू करोगे तो कंट्रोल जाने का खतरा नहीं है, बट इक्विटी इश्यू करोगे तो कंट्रोल जाने का खतरा है। आपके पास 60% इक्विटी है, अभी आपने इक्विटी शेयर इश्यू किया और कोई और ज्यादा परसेंटेज आ गए तो आपके हाथ से वो कंपनी का कंट्रोल जा सकता है, जबकि डिबेंचर में या आउटसाइड बोरोइंग में ऐसा नहीं होगा। एंड रिस्क, डिबेंचर इज रिस्की कंपेयर टू इक्विटी, क्योंकि कंपल्सरी आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, तो वो रिस्क यहां पे आएगा फिनांस रिस्क के तौर पे। ओके, तो नेक्स्ट रिस्क क्या है? फिनांस रिस्क। ये रिस्क किसके साथ कनेक्शन में है? यूज ऑफ डेट। इट इज इन कनेक्शन विथ connected with
इंटरेस्ट कॉस्ट। ये किसके साथ कनेक्टेड है? इंटरेस्ट कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट। और मुझे ये बताओ कि यहां पे ये जो रिस्क है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? जैसे हमने यहां पे ईबीआईटी के साथ एसोसिएट किया था, तो ये रिस्क किसके साथ एसोसिएटेड है? ये रिस्क एसोसिएटेड है विथ रिस्पेक्ट टू, यू कैन से, ईपीएस या ईबीटी। रिस्क associated with, you can say, finance or that point, and its impact upon EBT or EPS। एक बात लॉजिकली समझो, जैसे हमने यहां पे फिक्स कॉस्ट के साथ ये रिस्क को कनेक्ट किया था, बिजनेस रिस्क को, वैसे ही जो फाइनेंस रिस्क है वो किसके साथ कनेक्टेड है? इंटरेस्ट के साथ। ओके, यहां पे देखो इंटरेस्ट प्लस माइनस होगा तो इफेक्ट कहां पे आएगी? ईबीटी पे। और एक बात समझो, ईबीटी के बाद टैक्स तो सेम ही रहने वाला है और डिविडेंड भी सेम ही रहने वाला है, प्रेफरेंस उसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। आप सेल्स कितना भी इंक्रीज डिक्रीज कर लो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसका मतलब ईबीटी और डायरेक्ट इस पे इंपैक्ट कहां पे आने वाली है? ईपीएस पे। कहां पे इंपैक्ट आने वाली है? ईपीएस पे। ओके, बाय द वे ये रिस्क किसके साथ कनेक्टेड है? इंटरेस्ट के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? इंटरेस्ट के साथ। मतलब इसकी फॉर्मूला क्या होगी? इंटरेस्ट अप या डाउन होगा तो किसमें से अप या डाउन होगा? किसमें से माइनस करेंगे? ईबीआईटी में से। और इसकी इंपैक्ट कहां पे जाके जाएगी? ईबीटी में। तो ये जो फाइनेंस लिवरेज है इसको हम बोलते हैं फाइनेंस लिवरेज। फाइनेंस लिवरेज इज अ मेजरमेंट ऑफ फाइनेंस रिस्क, जिसकी फॉर्मूला यहां पे होगी EBIT upon EBT. Even we can consider the degree of operating leverage. Degree of finance leverage. DOF. So that is percentage change in EPS या EBT, जो भी आप बोलो, अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। यहां पे हुआ क्या? ये क्या सिग्निफाई करता है कि आपका EBIT परसेंटेज में अप एंड डाउन होगा, क्योंकि एक बात समझ लो, आपका इंटरेस्ट तो फिक्स ही रहने वाला है। आप सेल्स कितना भी अप या डाउन करो, आपने जो लोन ली है उसकी अमाउंट फिक्स है, मतलब उसका इंटरेस्ट भी फिक्स है। तो यहां पे क्या होगा? सेल्स प्लस माइनस करोगे तो बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आपकी EBIT में इंपैक्ट आएगी। अभी EBIT में प्लस माइनस करने से इंपैक्ट कहां पे जाएगी? EBT, या फाइनली लास्ट में इट विल बी लैंडेड टू EPS। तो ये फाइनेंशियल लिवरेज क्या सिग्निफाई करता है कि योर इफेक्ट ऑफ EBIT, परसेंटेज चेंज इन EPS कितना होगा अगर परसेंटेज चेंज इन EBIT इतना है। चलो पहले ये दो फॉर्मूला क्लियर है, इस समय कोई डाउट? लॉजिकली क्लियर है? मुझे फॉर्मूला मगअप नहीं करनी है, मुझे लॉजिक के साथ याद रखना है। ओके, क्लियर? ये दोनों को हम मिलाएंगे तो रिस्क क्या बनेगा? कंबाइंड रिस्क।
चलो कंबाइंड रिस्क की बात बाद में करेंगे, पहले ये दो क्लियर हैं तो भी काफी है। चलो इतना क्लियर है। बाय द वे कैसे इसकी इंपैक्ट आएगी C28, एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे। वैसे तो वी कैन स्टार्ट विथ क्लास वर्क ऑल्सो, बट पहले मुझे अभी जो मैंने प्रैक्टिकल आपको समझाया उसी को, मतलब अभी जो मैंने थियरी समझाई, जो कंसेप्ट समझाया, उसी का एक मुझे प्रूफ करना है कि कैसे ये होगा। तो इसलिए हम लेते हैं एक एग्जांपल यहां पे। ओके, हमारा जो इनकम स्टेटमेंट रहेगा, सी इसमें आपको इनकम स्टेटमेंट तो पहले ही ड्रॉ करना पड़ेगा। यू कैन गो बाय इनकम स्टेटमेंट, यू कैन गो बाय फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्मूला है। डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे। ओके चलो, तो सबसे पहले सेल्स, मान लीजिए सेल्स है 5 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट विच इज 60%, मतलब ये 3 लाख। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, मतलब 40% पीवीआर हो जाएगा 2 लाख, लेस अभी मान लीजिए फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है, से फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट जो है दैट इज 50,000। तो यहां पे आपका ईबीआईटी कितना हो जाएगा 150, लेस इंटरेस्ट, मान लीजिए इंटरेस्ट भी क्या है 50,000 फॉर एग्जांपल। तो यहां पे आपका ईबीटी कितना हो जाएगा 1 लाख। इतना क्लियर है? तो हमें यहां पे कैलकुलेट करना है क्या, लिवरेज को। चलो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका लिवरेज क्या है। सिंपल थिंग इज देयर ओवर हियर, अगर आपको लिवरेज कैलकुलेट करना है इट इज वेरी सिंपल। क्या, कंपेयर करो कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी, कंपेयर करो ईबीआईटी ईबीटी, तो ये क्या हो जाएगा आपका DOL, ये क्या हो जाएगा आपका DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, DFL DOL DFL समझ में आया? तो यहां पे चलो हम फाइंड करते हैं यहां पे कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, क्या है फॉर्मूला इसकी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो यहां पे अगर आप देखोगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 150, 1.33, हमें एक्चुअली पॉइंट में नहीं चाहिए। चलो बना रहा हूं क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा वेरी करते हैं। यहां पे 1 लाख ही रख देते हैं। चलो तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 लाख, और यहां पे हम कर देते हैं 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। कोइंसिडेंटली यहाँ पे दोनों 2 2 आएंगे,
चलेगा। या फिर अगर आपको कोइंसिडेंस से 2 नहीं करना है तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, फिनेंस रिस्क को ज्यादा कर देते हैं। तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। ओके, तो अभी मुझे दे दो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आपका DOL कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। सेम वे DFL कितना होगा EBIT बाई EBT 1 लाख अपॉन 40, तो ये हो जाएगा 2.5 टाइम्स। पहले ये आपको समझ में आया, और इसलिए यहां पे देखो लिखा है कि बिकॉज ऑफ यू कैन से फिक्स कॉस्ट इट इज कनेक्टेड विथ ऑपरेटिंग, और बिकॉज ऑफ यू कैन से इंटरेस्ट इट इज इन फाइनेंस, और कंबाइन में क्या हो जाएगा ओवरऑल रिस्क, दोनों का कंबाइन। चलो पहले इतना क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट? अभी यहां पे हम क्या करते हैं, इसके दूसरे फॉर्मूला को कंपेयर करते हैं। अगर आपको ये पता है कि आपका DOL 2 टाइम्स है, अब यहां पे हमने C बाई EBIT से फाइंड किया ना 2 टाइम्स है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि DOL इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं हम DOL इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये है दूसरी फॉर्मूला इसकी। तो अगर मुझे पता है कि ये 2 टाइम्स है तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 2, और यहां पे मैं लिख सकता हूं परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना होगा। अगर मेरा सेल्स कुछ भी एज्यूम कर लो, अगर मेरा सेल 50% अप नहीं, अगर मेरा सेल्स 20% अप होता है, मेरा सेल्स कितना अप होगा 20%, इसका मतलब क्या होगा, ये 20% उधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 40% हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो डेल्टा EBIT, मतलब चेंज इन EBIT कितना होगा 40% अप। प्रूव करो, प्रूव करो। कैसे? अब ये फॉर्मूला से कर दिया हमने। अगर आपका यहां पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है 2 टाइम्स है कि नहीं है, 2 टाइम्स है ना। अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं कि ये 2 टाइम्स है तो सेल्स में 20% से अप करूंगा। चलो अप करते हैं, यहां पे सेल्स आप अप करते हो 20% से, तो 5 लाख में 20% अप करो 6 लाख। वेरिएबल रेशियो 60% का 60 रहेगा, ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट को ही बोलते हैं इन प्रोपोर्शन टू सेल्स या इन प्रोपोर्शन टू आउटपुट, वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट 360। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। तो आपका EBIT कितना हो गया, कैन यू सी द चेंज इन EBIT कितना हुआ 40% अप हुआ, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है? ओके, तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, टेबल से भी कर सकते हो। ओके, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आप कंट्रीब्यूशन बाय EBIT से भी कर सकते हो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इससे भी कर सकते हो। मतलब आप उल्टा भी कर सकते हो। कैसे? कि सेल्स में कितना इंक्रीज हुआ 20%, EBIT में कितना इंक्रीज हुआ 40%, तो 40% डिवाइडेड बाय 20%, लिवरेज कितना होगा 2। समझ में आ रहा है? आगे इंटरेस्ट तो 60 एज इट इज रहेगा, तो यहां पे कितना होगा इज दिस क्लियर? तो चलो यहां पे देखते हैं। तो TFL इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS या EBT, EPS और EBT अपॉन
यहां पे ज्यादातर ईबीटी में होता है, बट ये लोग बोलते हैं ईपीएस। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ईबीटी जाके कहां पे जाएगा? ईपीएस, क्योंकि टैक्स माइनस कर दो, डिविडेंड माइनस कर दो, फिर वो बनेगा क्या? ईपीएस ही आएगा ना। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो ईबीटी में कितना चेंज हुआ भाई? ये 2.5 है, सॉरी 2.5 टाइम्स। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना होगा? अगर ये 40% अप है, फिर तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 100%, मतलब सीधा डबल हो जाएगा। हो रहा है क्या? हो गया, सीधा 100% हो गया। ऐसे मत बोलना 200%। हम ऐसा बोल रहे हैं डबल होगा बराबर है। हम ऐसा बोल रहे हैं इंक्रीज कितना होगा? 40 है, इंक्रीज कितना हुआ? 40, मतलब 100% इंक्रीज हुआ ना, ऐसा कंपेयर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? और चलो पहले इतना क्लियर है तो पहले ये लिख दो। चलो इतना क्लियर है। तो सर फिर कंबाइंड रिस्क क्या है? सिंपली इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जहां पे, क्योंकि सी वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इंडिविजुअली कि मुझे सिर्फ फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करना है, तो फिक्स कॉस्ट तो कवर हो गया। आपने ईबीआईटी 0 कर दिया वो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि ईबीआईटी 0 होने से अल्टीमेटली ईपीएस नेगेटिव हो जाएगा अगर इंटरेस्ट है तो आपको सिर्फ बिजनेस रिस्क पे ध्यान देना है ऐसा नहीं है, आपको ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क पे, रादर वी कैन से दैट कंबाइंड रिस्क पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो कंबाइंड रिस्क क्या है? एक्चुअली कंबाइंड रिस्क इज नॉट अ सेपरेट रिस्क, बट इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंबाइंड रिस्क? चलो कंबाइंड रिस्क को यहां पे समझते हैं। कंबाइंड रिस्क, अरे सिंपली अगर आप कंबाइंड रिस्क या कंबाइंड लिवरेज करोगे तो होगा क्या? इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ऑपरेटिंग लिवरेज multiplied by finance leverage। ओके, इसका मतलब ये हुआ, समझो। ओके, टेल मी द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लिवरेज। कंट्रीब्यूशन बाय एंड फाइनेंस लिवरेज, ईबीआईटी बाय ईबीआईटी कैंसल, फॉर्मूला बन गई कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। इसका मतलब यहां पे क्या होगा? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। ये क्या हो जाएगा आपका? डिग्री ऑफ
कंबाइंड लीवरेज, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। और दूसरी फॉर्मूला को कंपेयर करते हैं। चलो, दूसरी फॉर्मूला क्या थी DOL की? परसेंटेज चेंज इन EBIT अगर हम परसेंटेज करते हैं चेंज सेल्स में, ये ऑपरेटिंग की है फॉर्मूला, इनटू परसेंटेज चेंज इन EPS या EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT कैंसिल, तो यहां पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। चलो, इतना क्लियर है? चलो, इज दिस क्लियर? अभी यही सम में अगर हम DCL फाइंड करेंगे क्या होगा? DCL आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑपरेटिंग लेवरेज DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मतलब 5, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो DCL कंट्रीब्यूशन बाय EBT। कंट्रीब्यूशन है यहां पे, कंट्रीब्यूशन है 2, EBT है 40। और 5 टाइम्स करके देख भी लेना कि अगर मैंने सेल्स में 20% अप किया तो उसका 5 टाइम्स EBT में होगा 100%। यस, तो यहां पे इंपैक्ट क्या आएगी? DCL मतलब इंपैक्ट क्या आएगी? सेल्स में आप प्लस, अब देखिए यहां पे प्लस करोगे तो प्लस होगा, माइनस करोगे तो माइनस होगा। इसका मतलब ये हुआ, सोचो DOL ज्यादा तो आपका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा, तो रिस्क ज्यादा तो यहाँ पे बेनिफिट भी ज्यादा हो रहा है ना, लॉस भी ज्यादा होगा ना, इंक्रीज किया। अभी मान लीजिए यहाँ पे DOL 2 टाइम्स की जगह पे आप 6 टाइम्स ले लो फॉर एग्जाम्पल,
और 6 टाइम्स कब होगा? जब आपका ये फिक्स कॉस्ट है वो इतना ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? या 5 टाइम्स ले लो, तो ये कब होगा? जब आपका फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा हो। ओके, मान लीजिए फिक्स कॉस्ट 180 है और यहाँ पे ईबीटी सिर्फ 20 आएगा, तो आपका डी मतलब फिक्स कॉस्ट 180 और ईबीआईटी सिर्फ 20,000, मतलब 10 टाइम्स। अभी 10 टाइम्स में क्या होगा? सेल्स में थोड़ा सा आपने अप किया तो ईबीआईटी मतलब सेल्स में आपने सिर्फ 10% अप किया 10 टाइम्स, ईबीआईटी 100% अप हो जाएगा। तो रिस्क ज्यादा तो बेनिफिट ज्यादा। ओके, लॉस भी ज्यादा ना। सेल्स में 10% डाउन करोगे, ईबीआईटी 100% डाउन हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है? तो ये रिस्क मतलब लिवरेज जितना ज्यादा उतना रिस्क ज्यादा। दैट इज व्हाई वी कॉल दैट एज ए लिवरेज इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ रिस्क। तो सर ये पूरे चैप्टर में करना क्या है? सिर्फ ये 3 लिवरेज से प्ले करना है और कुछ नहीं है। पूरे चैप्टर में यही आएगा, फाइंड आउट DOL, फाइंड आउट DFL, फाइंड आउट DCL, कमेंट ऑन द सेम। कमेंट में करना क्या है? हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, हाई ऑपरेटिंग रिस्क, हाई फाइनेंस लिवरेज, हाई फाइनेंस रिस्क, हाई कंबाइंड लिवरेज, हाई कंबाइंड रिस्क, ओवरऑल रिस्क लोअर तो लो हो जाएगा। फिर रिवर्स वर्किंग के इक्वेशंस आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब लिवरेज देंगे, स्टेटमेंट बनाना है, फिर वो फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं कि इसमें परसेंटेज में इतना चेंज हुआ तो उसमें परसेंटेज में कितना चेंज होगा। बस ये फॉर्मूला कर लिया आपने, ये पूरा चैप्टर कवर हो गया। इजी मोस्ट चैप्टर ऑफ एफएम एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ एफएम। ओके, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको 100% मार्क्स मिलने ही चाहिए। 10 मार्क का सम हो, 5 मार्क का सम हो, कुछ भी पूछ ले आपको इसमें से आपका 1 मार्क भी कट नहीं सकता, ऐसा चैप्टर है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बराबर है। चलो, तो इतना क्लियर है। शैल वी गो एट देन? तो अगर आप यहां पे देखोगे, ये बिजनेस रिस्क और फाइनेंस रिस्क का डिफरेंस भी आपको दिया हुआ है, ये हम करेंगे थियरी में आगे। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, कमेंट करने के लिए मैं आपको फिर से अभी आप यहां पे ये भी समझेंगे जीरो कब होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, बट पहले अभी भी हमें प्रैक्टिस यही करनी है कि ये 3 लिवरेज हैं, उसके 2 फॉर्मूलाज हैं, टोटल 6 फॉर्मूलाज हैं, उस पर हम पहले वर्कआउट करते हैं प्रैक्टिकली। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे आते हैं और उसको कमेंट करते हैं कि इसमें चेंज आएगा तो उसकी वजह क्या हो सकती है, कैसे हम कमेंट करेंगे, एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो ये सब हम करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हायर लिवरेज, तो ये कैसे कमेंट करोगे आप, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। पहले अभी भी मुझे आपको 3 फॉर्मूला जो है, तीनों लिवरेज जो है, उसको प्रैक्टिकली समझाना है, ठीक है। तो क्लास वर्क पे आ जाओ। क्लास वर्क में एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द ऑपरेटिंग लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वेरी सिंपल, सेल्स हैं 50,000 रुपए, लेस वेरिएबल कॉस्ट 60%, मतलब 30,000। तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 20, जिसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे 12। तो आपका EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा? And we very well know combined leverage, sorry, operating leverage. अभी देखिए, ये जो परसेंटेज चेंज वाली फॉर्मूला है ना, उसके लिए आपको ऑलवेज 2 सिचुएशन चाहिए होती है। ओके, तो जब तक आपके पास वो 2 सिचुएशन नहीं है, या आपको एक में परसेंटेज चेंज दिया है, ऐसा कुछ नहीं स्पेसिफाई किया है, वी कैन नॉट यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला।
तब हमें ये कंट्रीब्यूशन बाय EBIT वाली फॉर्मूला ही यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 8,000, मतलब ये लीवरेज आपका क्या होगा 2.5 टाइम्स। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका मतलब ये होगा 2.5 टाइम्स। अगर सेल्स में मैं कुछ भी चेंज करता हूं तो उसकी इंपैक्ट EBIT में कितनी आएगी 2.5 टाइम्स। तो अगर मान लीजिए मैंने सेल्स 10% से अप किया अज्यूम्ड, तो मेरी इंपैक्ट EBIT पे कितनी आएगी 25%। ओके, आप प्रूव करके भी देख सकते हो, यहां पे सेल्स आप 55 ले लो, आपको पता चल जाएगा। तो अभी मुझे पूरा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पे मेरा सेल्स 55 है तो सेल्स में कितना 10 अप हुआ ना, एक काम करो यहां पे 25% अप कर दो, तो आपको सीधा मिल जाएगा, पूरा स्टेटमेंट बनाने की भी जरूरत नहीं। कितना, मतलब 25% अप करके प्लस कर दिया ना, हाँ 10,000। 25% होगा 2, 8 + 2 10। आप चेक कर सकते हो 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है यूसेज ऑफ बोथ द फॉर्मूलास। एक फॉर्मूला आपको वो कितना टाइम से वो स्टेप दिया गया, और एक आपको फॉर्मूला ये बताएगा कि सेल्स में प्लस माइनस करने से आपके EBIT पे इंपैक्ट क्या आती है। 2.5 टाइम्स इंपैक्ट आएगी। चलो, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये अभी कितना परसेंटेज चेंज होगा ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ DOL पूछा है, DOL पूछा है 2.5, आपका आंसर खत्म हो गया। बट ये मैं आगे समझा रहा हूं आपको कंसेप्ट, इसलिए मैंने एक और यहां पे परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला भी यूज किया है। ठीक है, shall we go ahead then? एग्जाम्पल 2। चलो अभी ऑपरेटिंग किया, अभी फाइनेंस करते हैं। फाइंड द फाइनेंस लिवरेज, इक्विटी है 25, डेट इक्विटी रेशियो। बाय द वे डेट का क्या काम है, इंटरेस्ट कैसे मिलेगा डेट के बिना? ठीक है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, इट्स 3:1। तो अगर मेरे पास इक्विटी 25 लाख है तो मेरा डेट कितना हो जाएगा 75 लाख रुपीस, और मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़। इक्विटी प्लस डेट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, वेरी सिंपल। ओके, चलो तो यहां पे आपको दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब सीधे सीधे दिया आपको EBIT। $20 लाख, इसमें से हम माइनस करेंगे लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा, तो हमने अभी डेट फाइंड किया 75 लाख, और 12% एज्यूमिंग फॉर द फुल ईयर आप डेट यूज कर रहे हो 9 लाख। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका EBT 11 लाख। तो आपको क्या फाइंड करना है TFL या फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंस लिवरेज फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT।
20 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1.818 या आप 82 ले सकते हो, ठीक है। बट एक बात समझ लेना, जब हम परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी लेंगे तो वहां पे अगर आप 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करोगे, 4 डेसिमल में राउंड ऑफ करोगे, तो वहां पे चेंज हो सकता है, क्योंकि आपने प्रिसाइज परफेक्ट आंसर नहीं लिया है। वो आगे देखेंगे कैसे, बट अभी फिलहाल आप DOL कर दो, डिग्री ऑफ फिनांस लिवरेज। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट है ही नहीं जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। चलो, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट example 3, a company produces and sells 10,000 shirts quantity, selling price rupees 500 per shirt, variable cost 200, fixed cost 25 lakh. Calculate operating leverage. If sales are up by 10, then what is the impact of EBIT? ओके, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इनकम स्टेटमेंट। यहां पे सेल्स 10,000 शर्ट्स हैं, जिसकी कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 500 रुपीज, तो सेल्स वैल्यू विल बी is it 50 lakh less variable cost 10,000 shirts into 200 rupees, तो 20 लाख। मतलब आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 30, और फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट 25 लाख। अगर आप कहीं बिजनेस बंद होते देखोगे तो वहां पे उसका मेन रीजन ये भी एक हो सकता है कि उसकी बहुत ही अननेसेसरली हाई फिक्स कॉस्ट होती है, जो वो रिकवर नहीं कर पाते, और बिजनेस में रिस्क होता है। मतलब कई तरह के रिस्क होते हैं कि आप वो रिकवर ना कर पाए, तो अल्टीमेटली इसको हम इसलिए मेजर करते हैं सो दैट वी कैन हैव कंट्रोल ओवर इट। ओके, तो ईबीआईटी आपको मिल गया 5 लाख। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ DOL पूछा है, ऑपरेटिंग लिवरेज पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट इज योर ऑपरेटिंग लिवरेज। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज। फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 30 लाख by 5 lakh, 6 times अभी आपको सेकंड क्या पूछ रहे हैं, if sales are increased by 10%, तो impact on EBIT। अभी ये देखो, आपको एक बार कंबाइंड लिवरेज मिल गया ना, तो सेल्स EBIT का आप अलग से
मतलब पूरा वर्किंग करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूला से जा सकते हो। कैसे? DOL दैट इज 6, दैट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। देखिए ये कंपनी बहुत रिस्की है, क्यों? ऑपरेटिंग रिस्क इसमें ज्यादा है, क्यों? 6 टाइम्स, मतलब मैंने सिर्फ सेल्स में कितना किया? 10% अप किया, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना हो जाएगा मेरा? इसमें मैंने अप किया सिर्फ 10%, तो 6 टाइम्स चेंज हो जाएगा, मतलब मेरा परसेंटेज चेंज इन EBIT होगा 60% अप। समझ में आ रहा है? इंक्रीज इन EBIT बाय 60%, एक आप फॉर्मूला से कर सकते हो। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्मूला भूल जाओ या कुछ भी, बट हमारे पास ऑलवेज टेबल का ऑप्शन होता ही है। मतलब यहां पे आपको क्या बोल रहा है? सेल्स में 10% अप किया, तो सेल्स कितना हो जाएगा? 55। वेरिएबल कॉस्ट 40% हुआ यहां पे, तो 22। PVR 60%, 33। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो EBIT हो जाएगा 8 लाख। मतलब इंक्रीज कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, इंक्रीज कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 60% इंटू 100 हो गया 60। तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, टेबल से भी कर सकते हो, विल गो बाय फॉर्मूला ओनली। बट अगर कहीं पे आपको टेबल यूज करना पड़े तो आपको ये भी टेक्निक आनी चाहिए। दैट इज वाई मैंने ये दोनों आपको समझा दिया, ठीक है? टेबल से भी जा सकते हो। कई बार हम क्या करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन में रिवर्स वर्क करके टेबल से जाएंगे, कभी कभी हम फॉर्मूला से जाएंगे। सो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलो, इज दिस क्लियर? Example 4. Consider the following information of omega. EBIT, EBT, fixed operating cost दिया है. Calculate percentage change in EPS if sales increases by 5. Sales to EPS directly, हाँ, combine. ये आप अलग अलग से भी कर सकते हैं या फिर कंबाइन से कर सकते हैं। कंबाइन से ही करना चाहिए ना, दैट विल बी मोर बेटर। चलो, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन नहीं पता, लेस फिक्स कॉस्ट अब वो पता है 1575, यहां पे लैक्स, ये सब कुछ इन लैक्स है। EBIT हाँ वो पता है 15750 लेस ई इंटरेस्ट, वो नहीं पता, बट EBT पता है। ये क्या है, एक फिगर छोड़ के एक दे दिया तो आसानी से मिल ही जाएगा ना। इसमें क्या है बोलो, एक ऊपर कैलकुलेट कर दो, एक नीचे कैलकुलेट कर दो, सिंपल। 17325 and interest $8750। चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। अभी हमें क्या चाहिए? कंबाइंड लिवरेज।
कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी 17325 अपॉन 7000 लैक्स। तो यहां पे आपका कंबाइंड लिवरेज क्या हो जाएगा? डेसिमल में आ रहा है तो पूरा डेसिमल जितना बन पाए उतना रखो। 2.475 पूरा, ओके। हाँ, तो यहाँ पे डीसीएल क्या हो जाएगा? मतलब हमें क्या चाहिए? परसेंटेज चेंज, डीसीएल परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यहां पे 2.475 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। यहां पे सेल्स में कितना इंक्रीज हुआ है? इफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 5%, तो इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ ईपीएस 12.375% इंक्रीज हो जाएंगे। ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो भी स्पेसिफाई करना जरूरी है ऑब्वियसली। तो ये हमने क्या किया था? सीधा फॉर्मूला से कर लिया। तो कौन सी कंपैरिजन आपको पूछ रहे हैं उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे पहले डीओएल करोगे, फिर डीएफएल करोगे और फिर कंपेयर करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। स्ट्रेट अवे हमें कंबाइंड रिस्क मिल रहा है, कंबाइंड लिवरेज मिल रहा है, तो दैट विल बी मोर बेटर। चलो, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। फॉर्म्स डिटेल्स आर एज अंडर। सेल्स एट ₹100, तो आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। टोटल 4 लाख। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 10 लाख। इट इज बोरो 10 लाख, 10% पर एनम। इक्विटी कैपिटल 10 लाख, 100 ईच। कैलकुलेट operating, finance, combined ROI, sales increase by 6 lakh, what will be new EBIT? चलो अब यहां पे तो सब कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ द इनकम स्टेटमेंट। सेल्स तो यहां पे 24 लाख, 100 रुपीज है, मतलब यहां पे क्या होगा? 24,000 यूनिट्स इंटू 100, ऐसा हुआ ना। इसका क्या काम है? वेरिएबल कॉस्ट 50%, मतलब 12 लाख। इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन भी कितना हो जाएगा? 50%, 12 लाख। ओके, लेस इंटरेस्ट, सॉरी फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया है आपको? 10 लाख। बोलो कितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट है, मतलब ये रिस्क बहुत ज्यादा होगा। EBIT 2 लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख बोरो किया है हमने 10% के हिसाब से। 1 लाख। तो आपका EBT हो जाएगा 1 लाख। वेरी सिंपल। तो अभी आपको क्या पूछा है? DOL, DFL, DCL। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे मत करना। 6 to 12, तो आपको यहाँ पे क्या हो गया? 6 to 12। समझ में आ रहा है कि ये मुझे फॉर्मूला लिख के ही समझाना पड़ेगा आपको? हाँ,
अभी आपको पूछ रहे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. व्हाट इज योर EBIT? 2 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 10 लाख डेट, 10 लाख इक्विटी, टोटल 20 लाख इनटू 100. अभी ROI का रेशियो क्या है पता है, हमने रेशियो एनालिसिस में देखा है. इसको डिटेल में समझाने की कुछ जरूरत है क्या? नहीं. क्लियर है? और सेल्स इंक्रीज हुआ 6 लाख से, तो न्यू EBIT क्या होगा? सेल्स 6 लाख से इंक्रीज हुआ मतलब सेल्स में कितना इंक्रीज हुआ? सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख मतलब परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ बोलो? 24/6, 25% इंक्रीज हुआ ना. अभी कितना है? 24 लाख. इंक्रीज कितना हुआ? 6 लाख. टोटल 30 हुआ ना, तो 6/24, 25% इंक्रीज हुआ. तो आपको क्या चाहिए? EBIT, सेल्स EBIT, सेल्स EBIT, सेल्स EBIT, DOL, सेल्स EBIT, DOL 6 टाइम्स, 6 टाइम्स. तो परसेंटेज चेंज इन EBIT क्या होगा? अभी मैं फॉर्मूला से नहीं कर रहा हूं, आपको तो फॉर्मूला से ही करना है एग्जाम में भी. ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूं. परसेंटेज चेंज इन EBIT क्या होगा? 25% इंटू 6 टाइम्स, 150% अप. ओके, तो न्यू EBIT क्या हो जाएगा? ये जो 1 लाख है, सॉरी EBIT, ये जो 2 लाख है उसमें 150% अप करके प्लस कर दो. न्यू EBIT 2 लाख 150%, 3 लाख टोटल 5 लाख. अगर आपको ऐसे नहीं कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां पे क्या करो? 6 लाख प्लस कर दो 30 लाख. बस अभी स्टेटमेंट करके EBIT कैलकुलेट करो, आपको 5 लाख मिल जाएगा. स्टेटमेंट से भी जा सकते हो. समझ में आ रहा है? चलो नोट कर लो इसको. ऑफ नहीं दिया आप. चलो दे दीजिए. एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8. 3 क्वेश्चंस आर देयर. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 2-2 मिनट के. चलो इतना क्लियर? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9.
Data relating to two companies are given below. Equity, 12% debenture, output, selling price, fixed cost, variable cost. कैलकुलेट. अभी देखिए एक कंपनी का दिया, अभी दो कंपनी का दिया, COL, DFL, DCL फॉर टू कंपनीज. तो सिंपली दो कंपनी का करना है. इसमें क्या है, कंपनी ए, कंपनी बी. ओके, तो यहां पे सेल्स कितना है, 60,000 यूनिट्स इंटू 30 रुपीज, 18 लाख. सेम वे 15,000 यूनिट्स इंटू 250, यहां पे कितना होगा, सॉरी 3750. ओके, नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है आपको, 10. 60 इंटू 10 एंड 15 इंटू 75, तो कितना होगा यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, 6 लाख. यहाँ पे 11,25,000. चलो माइनस करो एंड गिव मी द कंट्रीब्यूशन. लाख 2625 लेस फिक्स कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट तो आपको स्पेसिफिकली दिया है 7 लाख 14 लाख. माइनस करोगे आपको मिल जाएगा EBIT 5 लाख 1225 लेस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट में डेट अलग अलग है. देखिए यहां पे 4 लाख के डिबेंचर है, वहां पे 650 के डिबेंचर है. तो 4 लाख इंटू 12 और यहां पे 650 इंटू 12%. 4878. Then what is your EBE? $452, 1147. तो अभी हमें क्या करना है, तीनों लीवरेज. ओके, वेरी सिंपल. DOL कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, DFL EBIT by EBT, DCL कंट्रीब्यूशन बाय EBT. तो यहां पे कंट्रीब्यूशन 12/5, तो लिवरेज होगा 2.4. यहां पे 2625/12/25, लिवरेज होगा 2.14 या 143. फिर यहां पे EBIT 5 लाख अपॉन EBT 452. तो DFL 1.11, 1225, 1147, 1.07. कंबाइन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो. 2.66
एक काम करो तो ये 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.11 करो तो वो आ जाएगा। बट कभी कभी क्या होगा, अगर आपने वहां पे डेसिमल में राउंड ऑफ किया है तो 0.01 का डिफरेंस आ सकता है। ओके 2625 बाय 1147। तो ये है आपके तीनों लिवरेज। यहां पे सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए पूछा था तो हमने कर दिया। बट अगर आपको ऐसा बोले कमेंट करो, कमेंट, तो क्या कमेंट करेंगे? कंपनी ए का ऑपरेटिंग रिस्क, company A's operating risk is more than company B's operating risk. Same way, finance. Hence, company's combined risk is more as compared to company B. बस मोर और लेस इतना ही लिखना है कमेंट, और कुछ नहीं लिखना। जब कमेंट आएगी तब मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। चलो ये पहले पूरा नोट डाउन कर लो। चलो इज दिस क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 देखो, वैसे ही दो कंपनी दी है आपको, क्या करना है? TOL, DFL, DCL एंड कमेंट ऑन देयर रिलेटिव रिस्क। रिस्क में क्या कमेंट करना है? तो सिंपली आपको हाई लो क्या है लिखना है। अगर समझ में नहीं आता तो मैं बता दूंगा, ठीक है? होमवर्क अभी मैंने कितने सम होमवर्क में दिया आपको? 6, 7, 8, 10। ओके जैसे ही आज का लेक्चर का पर्पस मेरा क्या था, मतलब ये फर्स्ट लेक्चर का पर्पस क्या था कि आपको ये तीन लिवरेज समझ में आए कि वो क्या है, उसका लॉजिक क्या है। अभी हम उसके डिटेल में भी लर्न करेंगे कि ये लिवरेज की क्या इंपैक्ट होती है, या नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे होगा, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। बोलो क्या डाउट है? सॉरी कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी लेना है, 2.29 नहीं आएगा, वो मल्टीप्लाई करके भी देख लो। डन हो गया।